नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। एक बार मेरे साथ फिर डॉक्टर राम कुमार हैं। एक तो आप सभी का धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए, उनको सराहना करने के लिए। आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये भी कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने और भी परिवार के सदस्यों के साथ साझा कीजिएगा। डॉक्टर साहब, जो बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, आप बात करते हैं अर्ली डिटेक्शन की, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे क्या होता है कि उससे लगे कि इसको किसी ऑडियोलॉजिस्ट को भी देखना चाहिए या इसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास मतलब चेक करना चाहिए, स्पीच लैंग्वेज हाँ उनको भी। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या? न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। हम लोग का ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी से ही स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली आप लोग को सबको पता होगा कि बेबी क्राई भी एक लैंग्वेज है। जैसे ही बेबीज बॉर्न होते हैं उसके बाद वो रोना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि बेबी अच्छा से हंसे, खेले, कूदे और वो हमेशा चर्बी हो, प्यार करे पूरा एक्चुअली। लेकिन रोना भी एक उनका लैंग्वेज है और वो जब रोने लगते हैं एक्चुअली तो डेफिनेटली परिवार का माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन 24 आवर्स में कम से कम बेबी को 1 से 1.5 घंटा जरूर रोना चाहिए एक्चुअली। उनका एक ये लैंग्वेज है जो कि हमारे आजकल घर में ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मॉम सब लोग समझ पाते हैं कि उनको क्या चाहिए। जब से वो जन्म लेते हैं और कम से कम बैबलिंग क्यूइंग स्टेज से लगभग 7 से 8 महीना तक बच्चे का जो लैंग्वेज होता है वो बेबी क्राई ही होता है। और पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि सबको समझना होता है। जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चा रोने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं उनका वाइटल कैपेसिटी अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, उनका टोटल वॉल्यूम कैपेसिटीज अच्छा है। और वो फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। सो कुछ चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है जो स्लो रो रहा है, इंटेंसिफाई क्राई हो रहा है और कुछ रिथमिक काइंड ऑफ क्राइज हो रहा है और आईज को वो रब कर रहा है तो वो थक गया है, टायर्ड हो गया है, वो सोने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली। कोई अगर बच्चा हाई पिच क्राई है, स्क्रीची काइंड ऑफ क्राइज है एक्चुअली, तो उस कंडीशन में बच्चे को कहीं पेन हो रहा है और उसको तुरंत या गैस्ट्रिक का कोई इश्यूज है एक्चुअली, तो उसको तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ पोजिशनल चेंजेस करना चाहिए एक्चुअली। अगर कोई बच्चा हाई इंटेंस क्राई कर रहा है, एक्सेसिव क्राइज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज है। एक्सेसिव क्राइज कभी कल बच्चे जब सोने लगते हैं तब भी क्राई करते हैं, लेकिन तब पर भी अगर वो क्राई हमेशा चलते जा रहा है तो हो सकता है उनको कुछ स्पीच लैंग्वेज, फाइन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल जो डिले है उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए एक्चुअली। अगर कोई बच्चा जो है वो हाई पिच अगर क्राई कर रहा है, अगर वो हाई पिच क्राई कर रहा है तो वो बच्चे में कुछ उनकी नीड है। वो आपको कभी कल क्या होता है, स्लो क्राई करके वो हाई पिच में चले जाते हैं तो उससे लगता है क्या कि बच्चे को सुना नहीं जा रहा है और वो अपना अटेंशन आपके पास लाना चाह रहा है। और लेकिन अगर बच्चा क्राई कर रहा है और हेड कुछ अगर साउंड्स आया उसके तरफ हेड टर्न नहीं कर रहा है और कभी कल क्या आई वाइडनिंग नहीं हो रहा है, आई ब्लिंकिंग अच्छी तरह से नहीं कर रहा है एक्चुअली, कुछ साउंड्स अगर कोई बात कर रहा है आई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, सकिंग रिफ्लेक्सेस अगर डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास भी चले जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं उनका डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन भी आपको हेल्प करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट भी हेल्प करेंगे, लेकिन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जरूर आना चाहिए। अगर वो हेड टर्न नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द साउंड और आई वाइडनिंग नहीं कर रहा, हो सकता है उनका हियरिंग का भी इश्यूज हो, तो उस समय भी आप
कंसल्ट कर सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट से। कई बार बच्चा जो है वो स्लो लो टोन में वो रोते हैं एक्चुअली, तो उनको लगता है क्या कि हम हमारे पास कोई भी नहीं है, हम अकेले पड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में आप बच्चे को जाकर के हग कर सकते हैं और उनको प्यार दे सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा जो लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। बेबी क्राई भी एक लैंग्वेज है जो कि सबको समझना चाहिए, बिकॉज उसी समय आपकी नीड्स है बेबी का, जिसमें वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये 5-6 महीने का जो बेबीज क्राइज है, इंटरनेशनली सब जगह सिमिलर काइंड ऑफ क्राइज होता है। और उसके बाद बच्चे सीखते हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, मराठी, सभी तरह का लैंग्वेज वो सीखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो क्राइज है बच्चे का, वो क्राइज आपको समझना होगा कि बच्चे कब हैप्पी होते हैं, कब खुश होते हैं, कब आपसे बात करना चाहते हैं, कब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताएंगे कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग बेबीज क्राई। लेकिन आप कृपया करके कौन से क्राई से आप अपने बच्चे से अटैच हैं, कौन से क्राई से आप उनको समझ पाते हैं, हमारे कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। जो बच्चे की सुनने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके क्या कारण और होते हैं? मतलब एक तो जैसे हो गया कि हमने समझा, लेकिन क्या रीजन और हो सकते हैं? बेबीज क्राइज को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका क्या क्या हाई रिस्क स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग डिले हो सकता है। और अगर ये समझ लें तो उनका इंटरवेंशन भी फास्ट हो सकता है एक्चुअली। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं और हम स्टार्ट करना चाहते हैं प्री नेटल से, जब माँ कैरी करती है बेबी को। और उस टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी केस हिस्ट्रीज लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि माँ उस टाइम में बिफोर 16 ईयर्स उनका एज कैसा है, बिफोर 16 ईयर्स एज है, 40 ईयर्स के बाद है, या उनका कंसंग्युनिटी कैसा है, सेम एज सेम रिलेशनशिप में मैरिज हुआ है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है एक्चुअली। फिर हम लोग देखते हैं कि कहीं एक्सेसिव अल्कोहल यूज तो नहीं हुआ है, वो भी चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मॉम को कहीं वायरस और इन्फेक्शन की कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जॉन्डिस और हाई फीवर तो उस टाइम में नहीं था। तो ये सब कई प्री नेटल कॉजेज हैं एक्चुअली, जिससे क्रोमोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल और ये सब भी एबनॉर्मलिटीज हम लोग को देखना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्चुअली प्री नेटल कंडीशन में, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि बच्चे का फुल टर्म हुआ है कि नहीं। 40 वीक्स में बच्चे हो जाते हैं एक्चुअली, तो फुल टर्म्स में उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं, या प्री टर्म में, अगर प्री टर्म मतलब 38 वीक से पहले अगर डिलीवर किया है तो वो उसका भी हम लोग देखते हैं, या पोस्ट टर्म है 40 वीक्स के बाद है, या नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, वो चेक करते हैं। बच्चा क्या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भी एडमिट हुआ है, बिकॉज NICU में एडमिट होना मतलब हम समझ जाते हैं कि और कितने दिन के लिए हुआ है ना। कई बार NICU में एडमिट होते हैं तो बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है और उनको कुछ हायर एंटीबायोटिक्स और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स भी यूज होता है एक्चुअली। वो लोग क्यूबेटर में भी रहते हैं, क्यूबेटर के कारण बहुत सारा साउंड्स की आवाज आती है, जिसके कारण उनको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, स्पीच डिले भी हो सकता है। कई बार उनको सक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण लैरिंजियल टिश्यूज जो है उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है और स्पीच डिले आ सकती है एक्चुअली। सो ये सब देख सकते हैं। पोस्टनेटल में जैसे मेरी माँ ने आपको लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई होगी, पोस्टनेटल में हमको हाई फीवर ग्रेड हुआ था, जो निमोनियाज, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सब कारण होते हैं एक्चुअली। और कोई ब्रेन इंजुरीज तो नहीं है, कोई सीजर तो नहीं आ रहा है, या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई लैक ऑफ स्पीच स्टिमुलेशन तो नहीं है, या कोई ऐसा भी है जो कि सिंड्रोम्स है, बहुत सारा सिंड्रोम्स है एक्चुअली ना, तो उसके कारण भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो सकता है। तो हर्पस सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज,
तो इस तरह का जो डिलेज है जिसके कारण स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह का अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हो रही है एक्चुअली, तो आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ना। माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चे की सुनने की या बोलने की क्षमता ठीक है, क्योंकि उस समय तो बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता, रोता है सिर्फ। करेक्ट। तो ये अगर हम इनिशियल स्टेज पे अगर चीज को पकड़ने की बात करें तो कैसे पता चलेगा? बेबीज का जो सुनने का क्षमता जब वो माँ कैरी करती है तो उसी समय से बेबी का सुनने का क्षमता डेवलप होने लगता है और 1 साल तक डेवलप होते रहता है। एक्चुअली उनका पूरा हियरिंग मैकेनिज्म 1 साल तक डेवलप होता है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं तो उस टाइम में आजकल मैंडेटरी हो गया है कि जैसे बेबी बॉर्न हो उनके 24 आवर्स के अंदर उनका हियरिंग चेक होता है और ऑडियोलॉजिस्ट हियरिंग चेक करते हैं। उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है OAE, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। अगर वो फेल हो जाता है बच्चा तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अगर पास होता है तो हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कुछ माइलस्टोन, स्पीच माइलस्टोन और हियरिंग माइलस्टोन डेवलपमेंटल चार्ट देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को आप वॉच करते रहेंगे और कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो जरूर कंसल्ट करें ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से, या आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं पेडिट्रिशियन से तो उनसे कंसल्ट करें। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले हम लोग जरूर देखते हैं हाँ बच्चा रो रहा है कि नहीं, बर्थ कराई हो रहा है कि नहीं। और टूवर्ड्स द साउंड, बच्चा को अगर कुछ आवाज आ रही है तो वो बच्चा साउंड्स को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। जब वो बच्चे रिएक्ट, उसको मोरो रिफ्लेक्सेस, बच्चे क्या करते हैं जब भी साउंड्स आते हैं तो हैंड को वाइड करेंगे, एक्चुअली आपके वो अपने लेग वाइड करेंगे, हेड को टर्न करेंगे। तो उस तरह का अगर रिस्पॉन्सेस आ रहा है तो मतलब बच्चा वो सुन रहा है। कई बार बच्चे जब भी आवाज आता है तो बच्चे थोड़ा सा स्माइल करेंगे एक्चुअली, और बच्चे का हेड टर्न होगा, आपका आई बॉल मूवमेंट भी होगा। कभी बच्चे का जो आवाज डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो आईब्रो मूवमेंट होगा, फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस होंगे और ना हेड टर्नस होगा। या अगर बच्चा सो रहा है तो बच्चा तुरंत जग जाएगा। ये सब चीजें। और सून आफ्टर बर्थ स्पीच में हम लोग ये देखते हैं बच्चा रो रहा है तो कैसा, किस स्टेज में वो रो रहा है एक्चुअली। और बच्चा जब भी ना बच्चे तुरंत समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का जो 3 चीज है, हियरिंग, लिसनिंग एंड स्पीच, ये तीनों कोऑर्डिनेट होता है। बच्चा इस पहले सुनता है, उसके बाद बच्चा आजकल समझने भी लगता है बहुत जल्दी एक्चुअली। आप देखेंगे कि बच्चा डैड की वॉइस को समझ लेता है, मॉम की वॉइस को समझ लेता है। और जब भी मॉम अगर कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा रोते रोते फिर चुप हो जाता है और वो रिएक्ट भी करने लगता है अपने बर्थ क्राई, अपने आवाज से अपना वो रिएक्ट भी करने लगता है। तो वो बीच में फिर क्विंग स्टेज आ जाता है। बच्चा ना डिफरेंट तरह का वॉवेल्स को ना करके कुछ वॉवेल्स भी, बैबलिंग स्टेज आ जाता है बच्चे का। तो ये सब तमाम चीजें हम लोग देखते रहते हैं कि उनका जो स्पीच डेवलपमेंट है, खासकर बर्थ से लेकर के 0 to 3 मंथ तक, ये सब फीचर्स हमेशा वो रहता है हियरिंग एंड स्पीच का। अगर ये सब बच्चे में रिएक्ट नहीं हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्सेस से अगर वो टर्न नहीं हो रहा है, साउंड्स का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, बच्चे का बर्थ क्राई एबनॉर्मल हो रहा है तो और कूइंग स्टेज नहीं आ रहा है, बच्चा लो टोन वॉइस भी यूज नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत संपर्क करें। कि बहुत सारे पेरेंट्स ना वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं और अगर वो सो भी रहे हैं तो बच्चे का रिकॉर्डिंग भी होते रहता है। उस रिकॉर्डिंग को भी आप गौर से देख सकते हैं कि ना बच्चा कुछ आपकी साउंड्स को या आपके नॉइज को या किसी तरह से ना कैट की आवाज को रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट टू सी दैट एक्चुअली। 3 महीने से ऊपर और 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उस दौरान माँ बाप को क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ये देख पाए, समझ पाए कि उनके बच्चों की स्पीच और हियरिंग की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है?
या स्पीच एंड हियरिंग डेवलपमेंट, माँ, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, बेबी केयर्स एंड जो भी रिलेटेड हैं, जो बेबी के साथ रहते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था कि बर्थ से 3 मंथ आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा, जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं और उसको गौर से सुनेंगे और इस पल को इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो आप क्या करते हैं एक्चुअली, क्यूटी सा काइंड ऑफ एक्चुअली आप भी टॉक करते हैं और अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने बचपन में खो जाते हैं एक्चुअली। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है एक्चुअली, तो आप जब बातें कर रहे हैं तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिस्पॉन्ड करके आप समझ पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो आपके साथ एंजॉय कर रहा है, आपकी जो आवाज को समझ रहा है और आपके जो मूवमेंट को भी समझ रहा है। अगर आप राइट टर्न जा रहे हैं तो वो राइट है, अपना हेड मूव कर रहा है, लेफ्ट टर्न जा रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहा है और आपको यही नहीं, स्माइल भी दे रहा है एक्चुअली। वो अपना अटेंशन चाहता है और यही नहीं, आपके पास आएगा, कभी पिल्लो लगा करके आएगा, कभी वो टर्न करने की कोशिश करेगा, हेड टर्न करने की कोशिश करेगा। और अगर कुछ टॉयज से वो खेलना स्टार्ट किया है तो वो टॉयज का साउंड्स जो है वो इमिटेट करेगा, कुछ एनिमल्स का साउंड्स को इमिटेट करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है जो ना डक का साउंड, क्वैक क्वैक, या कोई कार का साउंड कर करके वो इमिटेट करते हैं, या पेरेंट्स की आवाज को करते हैं इमिटेट। मॉम डैड जो भी ज्यादा बात कर रहे हैं उनकी आवाज से को वो इमिटेट करते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स जो है, बाइसिलेबल वर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली। वो बा, मा, पा, ये सब जो है वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और आप भी उस पल को बहुत इंजॉय करते हैं एक्चुअली। लगता है कि वो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हो और वही हमेशा चलता रहे एक्चुअली। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपके फिर देखना पसंद करते हैं कि नहीं, वो 4-5 वर्ड भी बोले, कुछ फैमिली को रिकॉग्नाइज करे, मामा पापा भी बोले। उसके बाद फंक्शनल कम्युनिकेशन भी वो स्टार्ट कर देता है। बाइसिलेबल वर्ड्स में वो आपको इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो नॉन वर्बल यूज करने लगते हैं, हाथ से भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पॉइंटिंग भी स्टार्ट करने लगते हैं, पिक्चर टू पिक्चर भी मैच, कोई भी अगर कोई पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स को पिक्चर मैच करेंगे एक्चुअली। नोज को समझेंगे, बॉडी पार्ट्स में नोज को भी समझेंगे, नो साउंड्स को भी समझना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। उसके बाद जैसे ना नॉन रिपीटेटिव जो बाइसिलेबल वर्ड है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो रिपीटेशन जो आप बोल रहे हैं वो रिपीट करेंगे, उसके बाद अपना खुद का सिलेबल जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। पहले फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स बोलना स्टार्ट करेंगे, बा, मा, पा, हा, और फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स जैसे अगर बॉल है तो बॉल को बा बोलेंगे, ला नहीं बोलेंगे, वैसा स्टार्ट करेंगे बोलना। उसके बाद कुछ ग्रो कर, जैसे ही वो 9 मंथ में हो जाएंगे तो उनके पास वोकेबलरी आना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी पार्ट्स का वोकेबलरी, उसके बाद एनिमल्स वोकेबलरी, फिर हाउस होल्ड आइटम्स वोकेबलरी, रिसेप्टिव स्किल्स, उनका समझने का क्षमता बढ़ते जाएगा, 1 स्टेप डायरेक्शन भी बढ़ते जाएगा। अगर आप बोलेंगे क्या बेटा पिल्लो दो, पिल्लो भी दे देगा, कभी थ्रो करके देगा या कभी आपको जो है ना आकर के आपको देगा। फिर आपसे ना दूसरे फ्रेंड से अगर उनके कुछ पीयर इंटरेक्शन ग्रुप है, कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को भी वो स्माइल करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है एक्चुअली, अगर ज्यादा आवाज आ रहा है तो रोना भी स्टार्ट कर सकता है एक्चुअली, वो भी रेस्पॉन्सेस है। उसके बाद जब वो 12 महीने के हो जाते हैं तो हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चा ना कुछ वोकेबलरी कितना डेवलप हो रहा है। कम से कम वोकेबलरी होना चाहिए ना 200 से 500 वर्ड वोकेबलरी होना चाहिए। बच्चे जो है ना 1 से 2 वर्ड ना यूज कर लेते हैं बोलने के लिए, और मम्मी दो, और चाहिए, खाना दो। तो बच्चे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स उनका वो बढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद यही नहीं, वो आपके पास जाकर के, अगर आप किचन में हैं तो आपके पास किचन में चले जाएंगे और किचन में जाकर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। अगर आप लिविंग रूम में हैं, लिविंग रूम में चले जाएंगे, या कुछ वहां जहां कहीं टॉयज है
टॉयज के पास चले जाएंगे। या आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो वो भी बात करके समझ करके वो बात करेंगे। कई बार हमने ये देखा है जो बिहेवियर है बच्चे का, जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स और फैमिली से वो लर्न करता है। अगर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आप अपने फैमिली में भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी उसी ढंग से सीखेगा, बात करेगा। लेकिन अगर आप अब्यूज कर रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं, किसी को लाउड बोल रहे हैं, तो वो भी बच्चा उसी ढंग से परवरिश होने लगेगा। सो हमेशा केयरफुल रहें बच्चों के साथ। जो लर्निंग स्टेज है, उस लर्निंग स्टेज में हमेशा समझें कि बच्चा आपसे सीख रहा है और उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। बच्चा पढ़ना भी स्टार्ट कर लेता है और बच्चा जो है वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड कॉन्सोनेंट, प्री रीडिंग स्किल्स वो डेवलप कर लेता है एक्चुअली, और आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेता है, बातें करना स्टार्ट कर लेता है। सोशल कॉग्निटिव स्किल्स, बिहेवियर और ना प्रैग्मेटिव स्किल्स जो है, ग्रीटिंग्स भी अच्छा स्टार्ट कर लेता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, ये सब स्टार्ट कर लेते हैं। सो तमाम चीजें हैं एक्चुअली जो कि आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पीच एंड हियरिंग और सोशल लैंग्वेज स्किल्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सो आपसे गुजारिश है, जब भी बच्चे को लगे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो रहा है बच्चा, एक कंसल्टेंसी जरूर आ जाए ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास आकर के देख लें। हम लोग का एक स्पेशल टेस्ट होता है इस कंडीशन में, हम लोग कहते हैं रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव इमर्जेंट लैंग्वेज टेस्ट। वो 0 to 4 इयर्स बच्चों के लिए होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा कितना मन पीछे है, आगे है, और क्या क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, क्या थेरेपी टेक्निक्स हो सकता है, और क्या क्या अदर ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं। सो काइंडली डिले नहीं करें, एक्चुअली कंसल्ट करें एज क्विकली एज पॉसिबल। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्पो चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम। मैं अगर आपकी बात सुन रहा था तो जो मुझे लगा उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिस्पॉन्ड को देखना, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, और दूसरा जैसे ही कुछ लगे मदर को, पेरेंट्स को अगर कोई डाउट लगे तो तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और संपर्क करें। आई थिंक अर्ली इंटरवेंशन बहुत बड़ी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि कौन कौन सा असेसमेंट करते हैं हम लोग एक्चुअली, और जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स तो हम लोग अच्छी तरह से असेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर कहीं पेशेंट्स गए, वो रेफर करते हैं कि ये करो, तो उसके बाद हम लोग का हैंड्स भी टाइट हो जाता है एक्चुअली। तो कोशिश करना है कि आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर करके आप ना करेक्ट डायग्नोसिस लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम आपका एक बार फिर। सो व्यूअर्स, आपने सुना, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने और भी फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने रैम्पो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।